बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ खातम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन। इससे पहले हमने दो टेस्ट पढ़ चुके हैं, अभी दो डिज़ाइन, इसी एक तो CRT डिज़ाइन, दूसरा RCBD डिज़ाइन। CRT डिज़ाइन जो है वो एक कम्प्लीटली एक रेंडमाइज डिज़ाइन होता है जिसके अंदर हमारे पास डिफरेंट जो एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स होते हैं उसके ऊपर ट्रीटमेंट्स जो है वो हम अप्लाई करते हैं। वेयरएज़ जो हमारे पास RCBD डिज़ाइन उसके अंदर जो है ब्लॉकिंग की जाती है, एक साइड से ब्लॉक्स वगैरह बनाए जाते हैं, उनके ऊपर ट्रीटमेंट्स जो है वो अप्लाई किए जाते हैं। RCBD जो डिज़ाइन है वो CRT डिज़ाइन के कंपैरिजन के लिहाज से ज़्यादा बेटर परफॉर्म करता है, हमें ज़्यादा अप्रोप्रिएट रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है क्योंकि हम यहाँ पर ब्लॉक्स वगैरह जो हैं उनको हम यूज़ कर रहे होते हैं। अब जो है लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन, इसके अंदर जो है अगेन हम ब्लॉकिंग यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो ब्लॉकिंग है वो दो तरह की होगी। RCBD में हम एक तरफ से ब्लॉकिंग लेते थे, लेकिन जो लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन है इसके अंदर टू साइडेड ब्लॉकिंग की जाएगी, यानी कि एक तो हमारी कॉलम वाइज ब्लॉकिंग होगी और दूसरा रो वाइज भी ब्लॉकिंग होगी। अब RCBD और लैटिन स्क्वायर में एक तो ये डिफरेंस है कि RCBD के अंदर एक साइड से ब्लॉकिंग थी और लैटिन स्क्वायर में टू साइड से ब्लॉकिंग है। अब लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन इसके अंदर एक और चीज़ है कि ये स्क्वायर में होते हैं ये डिज़ाइन, यानी कि 2x2 3x3 4x4 5x5 इस तरह के यानी कि डिज़ाइन होते हैं। जितनी रोज़ होती हैं उतने ही कॉलम्स होते हैं। इसके अंदर रोज़, कॉलम्स एंड नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स ये सारे इक्वल होते हैं। इसके अंदर जो सोर्सेज होते हैं वो टू वे होते हैं, ब्लॉकिंग जो है टू साइडेड होती है, एक कॉलम वाइज दूसरा रो वाइज। हर ट्रीटमेंट जो है वो एक दफ़ा ही हर रो और हर कॉलम में रिपीट होता है। एक ट्रीटमेंट जो फर्स्ट रो में आ गया वो एक दफ़ा ही आएगा, दोबारा रिपीट नहीं होगा। इसी तरह वही ट्रीटमेंट अगर रो कॉलम में आ गया है तो दोबारा वो जो है वो उसमें रिपीट नहीं होगा। इसके अंदर जो ट्रीटमेंट्स हैं वो उसका कोई भी नंबर, एनी नंबर रखे जा सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम ट्रीटमेंट्स इंक्रीज़ करेंगे ये कॉस्टली हमें पड़ता रहेगा क्योंकि इसके अंदर ब्लॉकिंग भी जो है क्योंकि दो तरह की होती है। जितने भी ट्रीटमेंट्स होंगे उसके ट्रीटमेंट्स का स्केल जो होगा वो एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स होगा, क्योंकि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स इक्वल होते हैं। यानी कि एक साइड पे या नंबर ऑफ रोज अगर 5 होंगी तो ऑब्वियसली दूसरी साइड पर भी 5 जो है कॉलम या रोज़ होंगे, यानी कि 5 का स्केल 25, फिर हमें 25 जो है एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स की ज़रूरत पड़ेगी। अगर हम लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन में ब्लॉकिंग जो है उसको रिमूव कर दें वन साइड से, तो हमारा लेफ़्ट ओवर जो डिज़ाइन है वो हमारा RCBD डिज़ाइन बन जाएगा। लेकिन अगर और RCBD डिज़ाइन के अंदर आपको मैंने बताया कि जो ब्लॉकिंग होती है वो हर ब्लॉक के अंदर एक CRD इन्वॉल्व होता है, यानी कि हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं हमारे काम जो कॉम्प्लिकेटेड हो रहे हैं, लेकिन एनी हाउ वो रिलेटेड होते हैं प्रीवियस के। यानी कि CRD जो है ये टेस्ट यूज़ होता है RCBD के अंदर, यानी कि हर ब्लॉक के अंदर जो है वो CRD ही यूज़ होता है। और इसी तरह जो ब्लॉकिंग जो है अगर दो तरफ कर दी जाए तो ये लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन बन जाता है। इसके मेजर जो फीचर है वो यही है कि ये दो साइड से नॉन सोर्सेज जो है उनको यूज़ करता है, यानी कि टू साइड जो है ब्लॉकिंग इसकी यूज़ होती है। टू डायरेक्शन ब्लॉकिंग होती है लैंडस्केप डिज़ाइन में, कॉमनली रेफर्ड टू एज रो ब्लॉकिंग एंड कॉलम ब्लॉकिंग। इसमें इंश्योर किया जाता है कि ट्रीटमेंट जो है वो ओनली वंस, एक ही दफ़ा रिपीट हो इन ईच रो ब्लॉक एंड वन इन ईच कॉलम। ये ऑलरेडी ये इंट्रोडक्शन में ये चीज़ें मैंने बता दी हैं। ये चीज़ें, ये कुछ सैम्पल्स हैं इसके अंदर जो है
3x3, 4x4 के, 5x5 और 6x6 के यहाँ पर डिज़ाइन बने हुए हैं। यहाँ पर अगर आप 3x3 में देखें तो A B C कॉलम में भी आ रहा है और फर्स्ट रो में भी आ रहा है और रिपीट नहीं हो रहा। इसी तरह जो सेकंड कॉलम है उसके अंदर B C A आ रहा है, यानी कि कोई भी यहाँ पर ट्रीटमेंट जो है रिपीट नहीं हो रहा। इसी तरह 4x4 इसके अंदर भी देखें तो हर ट्रीटमेंट जो है, यानी कि A जो है ये फर्स्ट रो में भी एक दफ़ा आ रहा है और कॉलम में भी एक ही दफ़ा रिपीट हो रहा है। सेकंड में अगर आप देखें रो के अंदर, तो सेकंड रो के अंदर जो A आ रहा है ये अपने कॉलम के लिहाज से भी एक ही दफ़ा आ रहा है। इन चीज़ों को भी आपने लाजमी तौर पर देखना है कि आपने, ताकि आपको पता चल सके कि आपने लैंडस्केप डिज़ाइन के अंदर अपनी लेआउट कैसे बनानी है। ये चीज़ें लेआउट कहलाती हैं। ये कलर्स के लिहाज से दिखाया गया है कि यहाँ पर अगर आप देख सकें तो ये 6x6 का लैंडस्केप डिज़ाइन बनाया गया है। इसके अंदर जो कलर है, कोई भी स्पेसिफिक कलर है, वो अपने बाकी रोज़ और कॉलम के लिहाज सिर्फ एक दफ़ा रिपीट हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर एक सेकंड कॉलम के अंदर ब्लैक कलर है। अब ये ब्लैक कलर जो है ये अपने कॉलम में भी एक दफ़ा रिपीट हो रहा है, इसी तरह ये एक रो के अंदर भी एक ही दफ़ा रिपीट हो रहा है। यहाँ पर जो भी ट्रीटमेंट से एक्सपेरिमेंटल जो कंडीशन एक जो है वो हर रो और कॉलम के लिए एक ही दफ़ा रिपीट होगी। इसकी डेफिनेशन होती है कि लैंडस्केप डिज़ाइन जो है ये एक ऐसी स्क्वायर अरेंजमेंट होती है जिसको हम डिफरेंट लेटर्स A B C से नोट करते हैं। इसके अंदर जो है हर ऑब्जेक्ट जो है सिर्फ एक ही दफ़ा अपीयर होता है इन ईच रो एंड ईच कॉलम। मिसाल के तौर पर 4x4 का यहाँ पर एक डिज़ाइन बनाया गया है जिसके अंदर जो है कोई भी अल्फ़ाबेट आप देखें, यानी कि इसको एक्सपेरिमेंटल कंडीशन जो भी है उसको हमने अल्फ़ाबेट से नोट किया। ये एक ही दफ़ा रो और कॉलम में रिपीट हो रही है, ज़ाहिर हो रही है। लैंडस्केप डिज़ाइन के अंदर हमारे पास 3 फैक्टर होते हैं। RCBD के अंदर हमारे पास 2 फैक्टर होते हैं और CRD के अंदर 1 फैक्टर होता है। यानी कि CRD के अंदर हमारे पास ट्रीटमेंट्स होते हैं जस्ट, उसके बाद जो RCBD डिज़ाइन है उसके अंदर हमारे पास 2 फैक्टर्स होते हैं, यानी ट्रीटमेंट्स एंड ब्लॉकिंग। और जो लैंडस्केप डिज़ाइन है इसके अंदर 3 फैक्टर्स होते हैं, एक तो ट्रीटमेंट्स, दूसरा रोज़ और तीसरा कॉलम्स। रो वाइज ब्लॉकिंग एज वेल एज कॉलम वाइज ब्लॉकिंग। नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स जो है नंबर ऑफ रोज़ एंड नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल होते हैं। द रो कॉलम्स ट्रीटमेंट्स आर represented by cells in a T by T arrangements, यानी कि जितने T by T की जो अरेंजमेंट होगी उसके अंदर जो है ट्रीटमेंट जो है रो कॉलम आर इनको रिप्रेजेंट किया जाता है। लैंडस्केप डिज़ाइन का जो मॉडल है, अब यहाँ पर जो है हमारे यहाँ पर मॉडल के अंदर एक वेरिएबल इंक्रीज़ हो गया है। पहले जो हमारे पास CRD था उसमें जस्ट म्यू प्लस टाउ प्लस एरर टर्म, ये 3 चीज़ें थी, फर्स्ट 2 एंड एरर टर्म EIJ। जब हमारे पास RCBD है तो उसके अंदर हमारे पास ब्लॉकिंग का फैक्टर ऐड हो गया। अब यहाँ पर लैंडस्केप डिज़ाइन है, यहाँ पर जो है रोज़ एंड कॉलम्स दोनों का इफेक्ट, दोनों साइड की जो ब्लॉकिंग है उसका इफ़ेक्ट आ गया। दोनों को हम मॉडल में इसलिए हम ऐड कर रहे हैं। YIJ यहाँ पर नोट कर रहा है कि जो रिस्पांस वेरिएबल, रिस्पांस वैल्यू आई है म्यू, यानी कि एक ओवरऑल जो मीन है मॉडल का उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और TK जिसको टाउ भी बोलते हैं, ये इफ़ेक्ट दे रहा है ट्रीटमेंट्स का। रो P जो है इसको रो भी बोलते हैं, ये इफेक्ट दे रही रो का। और उसके बाद ये जो J है ये इफेक्ट दे रहा है हमें कॉलम्स का। एंड लास्ट वन E, ये जो है इफेक्ट है रैंडम एरर कंपोनेंट। हम यहाँ पर जो है कोई भी इंट्रैक्शन जो है रोज़ और
कॉलम्स और ट्रीटमेंट्स के अंदर यूज़ नहीं होती। लैटिन स्केयर जो एक्सपेरिमेंट है इसको अज्यूम किया जाता है 3 फैक्टर एक्सपेरिमेंट। जो 3 फैक्टर हैं वो रोज हैं, कॉलम्स हैं एंड ट्रीटमेंट्स हैं। और साथ में ये भी अज्यूम किया जाता है कि इनके दरमियान कोई भी इंटरेक्शन मौजूद नहीं है। जो और लास्ट पॉइंट है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है सारी इंटरेक्शंस के लिए जो यूज़ किया जाता है वो इस यूज टू एस्टिमेट एरर। वो एस्टिमेट एक एरर करने के लिए हम डिग्री ऑफ फ्रीडम को यहाँ पर इंटरेक्शंस के तौर पर यूज़ करते हैं। उसके बाद ये टेबल किस तरह का होता है, अनोवा टेबल। उसके अंदर जो है अब यहाँ पर एक और रो इंक्रीज हो गई है, यानी कि ट्रीटमेंट्स, उसके बाद रोज, कॉलम्स, एरर एंड लास्ट वन टोटल। उसके बाद जो है सम ऑफ स्क्वायर एसएस, उसके बाद डिग्री ऑफ फ्रीडम, उसके बाद एमएस यानी कि मीन सम ऑफ स्क्वायर्स एंड एफ टेस्ट स्टैटिस्टिक और पी वैल्यू। पी वैल्यू को आपको मैंने कहा भी था पढ़ने के लिहाज से आपने उसको देख लेना है कि पी वैल्यू क्या होती है। और इसके अलावा आपको उस दिन सीआरडी और अनोवा के बारे में भी बताया था कि आपने इसका भी देखना है कि इन दोनों के दरमियान क्या डिफरेंस है। ये टेबल जो है ये हमें डिफाइन करता है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम T-1 यानी कि नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स -1 और रोज कॉलम्स। रोज की डिग्री ऑफ फ्रीडम भी T-1 होती है और कॉलम्स की भी डिग्री ऑफ फ्रीडम भी T-1 होती है। सम ऑफ स्क्वायर SSTR इसको डिवाइड करेंगे T-1 से, देन हम मीन सम ऑफ स्क्वायर हमें वैल्यू मिल जाती है। इस तरह हम ये सारा जो टेबल है इसको फिल आउट कर सकते हैं। एक एग्जांपल है कुरियर कंपनी के लिहाज से जो इंटरेस्टेड है डिसाइड करने के लिए कि उनके पास जो 5 ब्रांड्स कार्स हैं उनकी नेक्स्ट परचेज के अंदर उनकी क्या कॉस्ट होगी। अब यहाँ पर जो है द ब्रांड्स आर ऑल कंपेरेबल इन परचेज प्राइस। अब सारे ब्रांड्स को इन्होंने डी, पी, एफ, सी, आर ये 5 ब्रांड्स हैं, इनके लिए ये नोटेशन उन्होंने यूज़ की है। अब इनको ये कंपैरिजन करने जा रहे हैं, साथ में उनके ड्राइवर उनको चला कौन रहा है और साथ में उनका टाइम के लिहाज से। एक्चुअली कंपनी यहाँ पर चाह रही थी वांट टू कैरी आउट ए स्टडी दैट विल enable them to compare the brands with respect to operating cost। ब्रांड्स और ऑपरेटिंग कॉस्ट के दरमियान जो एस्टिमेट है वो चेक करना चाह रही थी। फॉर दिस पर्पस दे सिलेक्ट 5 ड्राइवर्स। इसके लिए उन्होंने 5 ड्राइवर्स जो हैं वो सिलेक्ट किए थे जिनको रूट्स के अंदर डिफाइन किया गया है। और एडिशन में साथ में उन्होंने स्टडी किया था उनको 5 वीक्स के लिए। अब 5 वीक्स जो हैं इनको कॉलम्स के ज़रिए इन्होंने रिप्रेजेंट किया। हर वीक जो है एक ड्राइवर जो है वो साइन किया जाता था कार को रैंडमाइजेशन से और लाइटेंस के डिज़ाइन के लिहाज से उसको डिज़ाइन किया गया। एवरी कॉस्ट पर माइल जो है वो रिकॉर्ड की गई एट द एंड ऑफ ईच वीक एंड इज टेबुलेटेड बिलो। अब यहाँ पर है फर्स्ट वीक फर्स्ट ड्राइवर, उसके साथ है डी ब्रांड्स और कॉस्ट थी 5.83। यहाँ पर हमारे पास जो आपको पीछे यहाँ पर पता है डी, पी, एफ, सी ये 5 ब्रांड्स ऑफ कार्स हैं। अब 1D का मतलब है कि डी ब्रांड की कार फर्स्ट ड्राइवर ने 1 वीक चलाई और उसकी कॉस्ट थी 5.83 पर माइल उसको ये कॉस्ट पड़ी। इसी तरह जो इसके नीचे वैल्यू है 4.80, ये इसका मतलब है कि जो पी ब्रांड्स ऑफ कार है इसको सेकंड ड्राइवर ने 1 वीक के लिए चलाया और इसकी जो एवरेज कॉस्ट आई वो 4.80 थी। इस तरह इस सारे टेबल को कंप्लीट किया गया और चेक अब हम करने जा रहे हैं कि वीक्स का कोई डिफरेंट आ रहा है या ड्राइवर्स जो हैं उनकी एवरेज का कोई फ़र्क आ रहा है या फिर ब्रांड्स के दरमियान कोई फ़र्क मौजूद है।
इसके लिए हम ये जो डेटा है इसको पुट करेंगे SPSS के अंदर। SPSS के अंदर मैंने डेटा जो है ऑलरेडी पुट किया गया है। हमने इसके लिए सबसे पहले वेरिएबल व्यू में जाते हैं, जहाँ पर सबसे पहले मैंने कार का लिखा हुआ है कि कार के ब्रांड्स कौन कौन से, उसके बाद वीक, नेक्स्ट ड्राइवर्स एंड लास्ट पे उनकी कॉस्ट। कार जो है इसके लिए वैल्यूज़ भी मैंने यहाँ पर असाइन किए हैं, 1 फॉर D, 2 फॉर P, 3 फॉर F, 4 फॉर R और 5 फॉर C। इसी तरह वीक के लिए 1 फॉर वीक 1, 2 फॉर वीक 2 एंड लास्ट इसी तरह 5 फॉर वीक 5। ये वैल्यू किस तरह आपने ऐड करनी है ये मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको मैं बताया हुआ है कि हम किस तरह वैल्यूज़ को यहाँ पर असाइन करते हैं। इसी तरह ड्राइवर्स के लिए भी मैंने वैल्यूज़ असाइन की हैं। ड्राइवर 1 के लिए 1, ड्राइवर 2 के लिए 2, इसी तरह जो है लास्ट ड्राइवर के लिए 5 वैल्यू है असाइन की गई है। और यहाँ पर मैयर के अंदर भी हमने क्या किया है, जो कार, वीक और ड्राइवर्स हैं ये तीनों जो है हमारे पास एक नॉमिनल वैल्यूज़ हैं। नॉमिनल हमने इसको एज ए ट्रीट करना है। और लास्ट वन हमारे पास न्यूमेरिक एक वैल्यू मिली है कॉस्ट, इसको हमने स्केल के अंदर रखना है। यहाँ से क्लिक करके स्केल हमने सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद डेटा व्यू के अंदर हमने डेटा जो है वो ऐड किया है, 1 1 1, कॉस्ट है 5.83। यहाँ पर कार की जगह यहाँ पर मैं D भी लिख सकता हूँ, 1 भी लिख सकता हूँ, 1 भी पुट करूँगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर 2 में पुट करूँ तो आएगा आंसर P। हालांकि यहाँ पर मैंने 2 लिखा था लेकिन अल्टरनेटिव में P आ गया। जब आप वैल्यूज़ को असाइन करते हैं तो इस तरह वैल्यू शो हो जाती हैं अल्फ़ाबेट्स। अब इसको वापस मैं 1 पुट कर रहा हूँ। यहाँ पर ये 1 एंड A है, इसको आप प्रेस करेंगे आपको नंबर्स भी न्यूमेरिक मिल जाएंगी सारी वैल्यूज़। और जब आप दोबारा प्रेस करेंगे तो आपको इनकी असाइन जो है लेबलिंग वाली वैल्यूज़ वो हम मिल जाएगी। फर्स्ट पे कार को पहले मैंने D, P, F और C, यहाँ पर हमारे पास डेटा के अंदर भी ये लिखा हुआ था D, P, F, R, C। अब इसके लिहाज से मैंने फर्स्ट वीक का डाटा लिया है। फर्स्ट वीक के अंदर यानी कि आगे था ये सारी वैल्यूज थी फर्स्ट वीक की, 5 वैल्यू फर्स्ट की। अब साथ में है ड्राइवर 1 2 3 4 5। ये आप अगर कॉलम देखें तो इसके अंदर आपको नज़र आएगा कि 1 2 3 4 5 ये वाली वैल्यूज़ थी। इसी तरह जो है बाकी सारा जो डाटा है उसको भी मैंने फिल आउट कर लिया। लास्ट पे कॉस्ट थी, जो वैल्यूज़ थी वो लिख दी। अब हमने लैंडस्केप डिज़ाइन लगाने के लिए क्या करना है, एनालाइज, उसके बाद यूनिवेरिएट। यहाँ पर जो पहले हमने यूज़ किया था जनरल लीनियर मॉडल। अब इसके अंदर जो है कॉस्ट, जब आप इसको ओपन करेंगे वेरिएबल्स ऐड करने के बाद तो इस तरह आपको ब्लॉक मिलेगा। हमने क्या करना है, कॉस्ट जो है इसको डिपेंडेंट वेरिएबल में लेके जाना है। उसके बाद ड्राइवर्स फिक्स्ड में, वीक ये भी फर्स्ट में एंड कार्स ये भी फर्स्ट में। उसके बाद मॉडल में जाना है। मॉडल में जब हम जाएंगे तो यहाँ पर एक तो इंक्लूड इंटरसेप्ट इन द मॉडल, यह हमारा टिक होना चाहिए। यहाँ पर जो है टाइप जो है इसके अंदर इंटरेक्शन लिखा हुआ है, इंटरेक्शन। अब इंटरेक्शंस क्या है, एक तो ड्राइवर सेलेक्ट करके राइट साइड, वीक राइट साइड, उसके बाद कार राइट साइड, इसको रख के कंटिन्यू करना है। उसके बाद कंट्रास्ट, इसके अंदर भी कोई चीज़ ऐसी नहीं कि जो हो तो प्लॉट्स अभी हम रहने देते हैं। पोस्ट ऑफ टेस्ट भी हम रहने देते हैं। अगर आप करना चाहें तो आप यहाँ पर लीस्ट सिग्निफिकेंस डिफरेंट यानी कि LSD टेस्ट ये आप लगा सकते हैं। फ़िलहाल हम इसको भी रहने देते हैं। जब आप LSD टेस्ट लगाएंगे तो ड्राइवर का वीक के साथ कंपैरिजन आ जाएगा। उसके बाद सेव के अंदर अगर आप
अभी हमारे रिलेटेड ये चीज़ कोई नहीं है। उसके बाद ऑप्शंस के अंदर हम यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव ऐड कर सकते हैं कि ड्राइवर्स की डिस्क्रिप्टिव क्या है, वीक की डिस्क्रिप्टिव डाटा क्या है, कार्स के डिस्क्रिप्टिव डाटा क्या चीज़ है। उसके बाद एक कंटिन्यू एंड लास्ट वन बूटस्ट्रैप, इसमें भी कोई चीज़ आपके रिलेटेड नहीं है। एंड देन जस्ट प्रेस। ये जी हमारे पास सारे डाटा हमें मिल गया है। पहला है बिटवीन सब्जेक्ट्स फैक्टर, यानी कि ड्राइवर्स 1 फॉर उसके क्या वैल्यू साइन थी और इसके लिए कितनी वैल्यूज़ टोटल हैं टेबल के अंदर, 5 वैल्यूज़। ईच के लिए हमारे पास 5 यहाँ पर वैल्यूज़ मौजूद थी। ट्रीटमेंट्स भी 5 टाइम हमारे रिपीट हो रहे थे कार। उसके बाद रो वाइज कॉलम वाइज ब्लॉकिंग एंड रो वाइज ब्लॉकिंग सारी जो है ईच नंबर ऑफ टाइम्स इक्वल नंबर ऑफ टाइम जो है ये रिपीट होंगी। इसके नीचे आगे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव्स के अंदर यानी कि वीक 1 जो है को D1 ड्राइवर जो था उसने एक हफ्ता B ब्रांड की कार को चलाया था और उसकी जो एवरेज वैल्यू आई 5.83 थी। इसी तरह ही जो है बाकी सारी वैल्यूज़ की एवरेज वैल्यू यहाँ पर लिखी गई है। उसके बाद आ गया जी टेस्ट ऑफ बिटवीन सब्जेक्ट्स फैक्ट। इसके ऊपर डबल क्लिक कर फर्स्ट 2 लाइंस इसको डिलीट कर देना है और उसके बाद ये टोटल ये वाला भी हम डिलीट कर देना है। ओके जी, नेक्स्ट साइड पे डबल क्लिक। अब यहाँ पर हमें एक जो टेबल मिला है ये वही टेबल है जो आपको यहाँ पर मैंने दिखाया है। अब यहाँ पर आंसर्स अगर आप देखें तो हमारे पास वही आए हैं जो यहाँ पर स्लाइड्स में गिवन है। कार का आंसर आया 70.904। होपफुली के ने भी आंसर एग्जैक्ट यही होगा 70.904। बाकी सारे आंसर आप देखेंगे से इसी लिहाज सेम आंसर है। अब यहाँ पर है ड्राइवर्स जो है इनके सम ऑफ स्केल्स, वीक, कार, एरर और करेक्टेड टोटल, इन सब की जो है सम ऑफ स्केल टोटल वैल्यूज़ हमारे पास गिवन है। डिग्री ऑफ फ्रीडम साथ में है ड्राइवर्स की, यानी कि T-1, वीक की भी T-1, कार की भी T-1 एंड लास्ट वन जो है एरर्स की वैल्यू हमारे पास 12, वो भी हमारे पास गिवन है। ये हमारे पास तीनों वैल्यूज हमारे पास जब गिवन होंगी और करेक्टेड टोटल के अंदर 25 - 1 24 बचेगा। इस 24 में से आप ये ऊपर वाली पहली 3 वैल्यू निकाल दें, आपको एरर की डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो मिल जाएगी। या अगर टेबल आपको मैंने दिखाया है उसके अंदर अभी इसका फार्मूला वगैरह लिखा हुआ है। जी T-1 मल्टीप्लाई बाई T-2 एरर की जब हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम लेनी तो उसके लिए ये फार्मूला है। यही टेबल है जिसकी वैल्यू जो है यहाँ पर हम कैलकुलेट की है, सेम यही चीज़। ड्राइवर्स को हम 4 से डिवाइड करेंगे यानी कि इस वैल्यू को इसके साथ, देन हमें मीन स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी। इसी तरह वीक की वैल्यूज़ को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो मीन सम ऑफ स्क्वायर मिल जाएगा। और उसके बाद जो है कार की वैल्यूज़ को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो है इसका मीन स्क्वायर हमें वैल्यू मिल जाएगी। अब फर्दर जो है हमने एफ़ वैल्यू निकालने के लिए 17 डिवाइड बाई 0.797 ये हम करेंगे। उसके बाद जो है 12.795 डिवाइड बाई 0.9796 करेंगे तो हमारे पास जो है नेक्स्ट एफ़ की वैल्यू मिल जाएगी। और उसके बाद कार जो है इसके लिए भी हमें एफ़ की वैल्यू मिल जाएगी जब हम 17.72 को 0.79 से डिवाइड करेंगे। उसके बाद है सिग्निफिकेंस वैल्यूज जो कि हमारे पास जो है पी वैल्यू भी इसको हम कहते हैं। पी वैल्यूज़ यानी कि आपको बताया था कि हमने हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देना है अगर पी वैल्यूज लेस देन अल्फ़ा, देन हम हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। लैटिस के उस डिज़ाइन के अंदर हमारे पास 3 हाइपोथेसिस बनेंगे, ट्रीटमेंट्स का, दूसरा रोज का और तीसरा जो है कॉलम का।
यानी कि कॉलम मीन्स आर ऑल इक्वल, और अल्टरनेटिव में लिखेंगे कॉलम मीन्स आर नॉट इक्वल। इसी तरह ट्रीटमेंट्स के लिए भी और रोज के लिए भी हम हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस दोनों हम बनाएंगे। यहाँ पर जो है ड्राइवर, वीक और कार तीनों यहाँ पर रिजेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि पी वैल्यू यानी कि सिग्निफिकेंस वैल्यू ये लेस देन अल्फ़ा है। अल्फ़ा की वैल्यू हमने 0.05 रखी थी, और ये वैल्यू जो है सिर्फ पी वैल्यू जो है उससे लेस है। सो हमारे पास तीन जो हाइपोथेसिस बन रहे हैं, तीनों जो हैं वो रिजेक्ट में आ रहे हैं। हर ड्राइवर का यहाँ पर जो है डिपेंडेंट वेरिएबल वैल्यूज लिखी हुई हैं। मीन वैल्यू जो है ड्राइवर 1 की है क्या है, सेकंड की मीन वैल्यू क्या है, थर्ड 4 5 की मीन वैल्यूज क्या है। उसके बाद वीक के लिहाज से एवरेज क्या वैल्यू आ रही थी, और लास्ट ब्लॉक में कार के लिहाज से एवरेज उनकी कॉस्ट क्या आई है उसको भी लिखा गया है। ये जो टेबल है सारे, इसको एक्सप्लेनेशंस जो हैं वो आपको आनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि इन टेबल से क्या, इनके अंदर कोई वैल्यू जो लिखी हुई है उससे क्या मुराद है। उसके बाद जो है यहाँ पर कुछ एग्जांपल हैं जो कि आपके लिए कारआमद होंगी, यूज़फुल होंगी। इसको आपने अच्छी तरह इनको भी आपने पढ़ लेना है। अगर आपका कोई क्वेश्चन हुआ तो आपने पूछ लेना है। नेक्स्ट जो है इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज। एडवांटेज इसका ये है कि एक्सट्रेनियस टू एक्सट्रेनियस सोर्सेज ऑफ वेरिएशन इसके अंदर यूज़ होते हैं, कि टू साइड जो है ब्लॉकिंग जो है वो यूज़ होती है। सेकेंड इसका एडवांटेज है जिसके जो कि सिर्फ सॉफ्टवेयर के करने के लिहाज से सिंपल है, लेकिन अगर हम मैनुअल करें तो ये उस तरह सिंपल नहीं है, ये ज़्यादा मुश्किल है। इसके डिसएडवांटेज में है कि इसके लिए टी के एक्सपेरिमेंटर हमें चाहिए होते हैं टू स्टडी टी ट्रीटमेंट्स बेस्ट सूटेड फॉर टी इन रेंज 5 to 10, यानी कि बेस्ट सूटेड ये तब होगा जब इसकी वैल्यू जो है 5 से 10 तक होंगी, यानी कि ट्रीटमेंट जो है वो 5 से 10 तक होंगे। द इफेक्ट ऑफ ईच ट्रीटमेंट ऑन द रिस्पॉन्स मस्ट बी अप्रॉक्सीमेटली द सेम क्रॉस ऑल रोज एंड कॉलम। जो इफ़ेक्ट होता है इस ट्रीटमेंट का रिस्पॉन्स पे वो अप्रॉक्सीमेटली सेम होना चाहिए तमाम रोज में के लिए और तमाम कॉलम्स के लिए।